क्या कभी सोचा है कि एक मशरूम, एक सांप और एक गुलाब के फूल में क्या चीज कॉमन है? या चलिए ऐसे ऐसे सोचते हैं। मान लीजिए आप एक एलियन हैं और आज ही धरती पर उतरे हैं। चारों तरफ लाखों तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब इतना कुछ है। इस पूरे हंगामे को समझना कहाँ से शुरू करेंगे? ये एक बेहतरीन सवाल है और इंसानों ने सदियों तक यही सवाल खुद से पूछा है। हाँ, आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जीव विज्ञान की एक किताब से कुछ दिलचस्प पन्ने हैं। और हमारा मिशन है ये समझना कि हमने इस धरती पर जीवन के इस विशाल जाल को कैसे सुलझाया है। बिल्कुल, इसे नाम देने से लेकर इसकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई को समझने तक। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पूरे विषय को हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। मतलब जीवन का अध्ययन। हाँ, बायो यानी जीवन और लोगोस यानी अध्ययन। पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। हमारे स्रोतों में कुछ शाखाओं के नाम हैं, जैसे एपिकल्चर यानी मधुमक्खियों का अध्ययन, या फिर माइकोलॉजी जिसमें हम फंगस कवकों को समझते हैं, और ज़ूरोलॉजी छिपकलियों का विज्ञान, ओफियोलॉजी सांपों का। ये लिस्ट देखकर ही समझ आता है कि जीवन इतना ज्यादा विविध है कि इसे समझने के लिए हमें अलग-अलग विशेषज्ञों की जरूरत पड़ी। सही बात है, एक ही इंसान सब कुछ तो नहीं जान सकता। बिल्कुल, और यहीं से चीजों को कह सकते हैं व्यवस्थित करने की या वर्गीकरण करने की जरूरत महसूस हुई होगी। हाँ, ये तो है। ये दुनिया को समझने की एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। और इस काम की नींव रखी थी अरस्तू जैसे विचारकों ने, आज से करीब 2500 साल पहले। और उनके छात्र थियोफ्रेस्टस ने यही काम पौधों की दुनिया में किया। लेकिन जो असली क्रांति आई, वो आई 18वीं सदी में, कैरोलस लीनियस के काम से। हाँ, लीनियस का काम सिर्फ वर्गीकरण नहीं था, वो एक तरह से जीवन की पूरी लाइब्रेरी के लिए एक कैटलॉगिंग सिस्टम बनाने जैसा था। उन्होंने द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत की। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सरल है। बहुत ही सरल और शक्तिशाली। और वो आइडिया ये है कि हर जीव को 2 शब्दों का एक यूनिक वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा। हाँ, पहला शब्द उसके वंश यानी जीनस को बताएगा और दूसरा उसकी जाति यानी स्पीशीज को। जैसे हम इंसान होमो सेपियंस, होमो हमारा वंश है, जिसमें हमारे दूसरे पूर्वज भी आते हैं, जैसे होमो निएंडरथैलेंसिस, और सेपियंस हमारी अपनी विशिष्ट जाति है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि ये यूनिवर्सल था। मतलब आप भारत में आम कहें, इंग्लैंड में मैंगो, लेकिन मैंगीफेरा इंडिका का मतलब पूरी दुनिया में एक ही होगा। इसने विज्ञान को भाषा की सीमाओं से आजाद कर दिया। ये तो है। और इससे भी बड़ी बात, ये सिस्टम सिर्फ नाम नहीं दे रहा था, ये जीवों के बीच रिश्ते भी बता रहा था। अच्छा, कैसे? जैसे अगर 2 जीवों का वंश एक ही है, जैसे पैंथेरा लियो यानी शेर और पैंथेरा टाइग्रिस यानी बाघ, तो इसका मतलब है कि वो विकास के क्रम में काफी करीबी रिश्तेदार हैं। अरे वाह! मतलब ये सिस्टम सिर्फ एक डायरेक्टरी नहीं, बल्कि एक फैमिली ट्री बनाने जैसा है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों भी कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कुत्ते का नाम कैनिस फेमिलियरिस या गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। ये सोचना ही मजेदार है कि हर जीव का एक ऐसा पता है। और जब हम इस फैमिली ट्री को और बड़ा करके देखते हैं, तो एक और वर्गीकरण सामने आता है। 1969 में R.H. विटेकर ने सभी जीवों को 5 बड़े जगतों में बांटा। हाँ, ये 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। पर ये सिर्फ 5 नामों की लिस्ट तो नहीं है ना, इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। बिल्कुल, ये वर्गीकरण असल में जीवन के विकास की कहानी सुनाता है, सबसे सरल से सबसे जटिल की ओर। अच्छा। पहला जगत मोनेरा, इसमें बैक्टीरिया जैसे जीव आते हैं। ये जीवन के सबसे पुराने और सबसे सरल रूप है। इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मोनेरा सबसे सरल हो गए, लेकिन विकास की सीढ़ी पर अगला कदम क्या था? क्या अचानक से पौधे और जानवर आ गए? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बीच में एक बहुत जरूरी पड़ाव था, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा? हाँ, ये एक तरह का चलता फिरता जगत है। इसमें वो जीव आते हैं जो मोनेरा से ज्यादा विकसित हैं, लेकिन पौधों, जंतुओं या कवकों की श्रेणी में फिट नहीं होते। जैसे अमीबा? जैसे अमीबा, इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, यानी ज्यादा व्यवस्थित। यहीं से जटिल जीवन की शुरुआत हुई। और फिर आते हैं वो 3 बड़े जगत जिनसे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं: पौधे, कवक और जंतु। ये सभी बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक है,
पर इनमें क्या फर्क है? एक मशरूम जो जमीन से उगता है वो तो एक छोटे पौधे जैसा ही दिखता है, लेकिन उनके जीने का तरीका बिल्कुल अलग है और यही विटेकर के वर्गीकरण का आधार है। अच्छा। पौधे यानी पादप जगत स्वपोषी होते हैं, वो सूर्य की रोशनी से अपना भोजन खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस। हाँ। जंतु परपोषी होते हैं, वो दूसरे जीवों को खाकर ऊर्जा लेते हैं। और कवक यानी फंगस वो प्रकृति के रिसाइक्लर हैं। वो मरे हुए जैविक पदार्थों को विघटित करके उनसे अपना पोषण सोखते हैं। तो एक मशरूम और एक पौधे में मुख्य अंतर सिर्फ उनके खाने के तरीके का नहीं, बल्कि उनकी कोशिका की दीवारों की बनावट का भी है। सही पकड़ा। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, वहीं कवकों की काइटिन नाम के एक अलग पदार्थ से। काइटिन, ये वही है जो कीड़ों के बाहरी कंकाल में भी पाया जाता है। बिल्कुल वही। तो विटेकर का ये 5 जगत का वर्गीकरण हमें बताता है कि जीवन कैसे अलग-अलग दिशाओं में विकसित हुआ। लेकिन इन 5 अलग-अलग साम्राज्यों की बुनियाद में, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या एक ब्लू व्हेल, एक ही चीज कॉमन है। और वो है जीवन की सबसे छोटी इकाई, वो एक ईंट जिससे सब कुछ बना है, कोशिका, द सेल। हाँ, कोशिका। हर जिंदा चीज कोशिकाओं से ही बनी है और जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी काम होते हैं, जैसे ऊर्जा बनाना, बढ़ना, मरम्मत करना, वो सब इन कोशिकाओं के अंदर ही होते हैं। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क की एक पतली सी परत देख रहे थे और उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने लैटिन शब्द सेला के आधार पर सेल नाम दिया। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी, लेकिन हुक असल में मृत कोशिका की बाहरी दीवार देख रहे थे। अच्छा। असली जिंदा कोशिका को देखने में और वक्त लगा। फिर करीब 200 साल बाद श्लाइडन और श्वान नाम के 2 जर्मन वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं। हाँ, लेकिन उनके सिद्धांत में एक बहुत बड़ी पहेली अनसुलझी थी कि ये नई कोशिकाएं आती कहां से हैं? बिल्कुल, उस समय एक बहुत पुरानी धारणा थी स्वतः जनन की, कि जीवन निर्जीव चीजों से भी पैदा हो सकता है। हाँ, जैसे कीचड़ से मेढक या सड़ते मांस से कीड़े। वही, और श्लाइडन और श्वान ये नहीं समझा पाए कि ये गलत क्यों है। इस पहेली को सुलझाया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। उन्होंने एक छोटी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली बात कही, ओमनिस सेलुला इस सेलुला, लैटिन में जिसका मतलब है हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव था सोच में। हाँ, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं था। इसने जीव विज्ञान को अंधविश्वास से निकालकर एक ठोस प्रयोगात्मक विज्ञान की राह पर डाल दिया। अचानक जीवन का रहस्य कीचड़ में नहीं, बल्कि दूसरी कोशिकाओं में खोजना था। तो अगर हम इस जीवन की इकाई के अंदर झांकें तो वहां क्या है? स्रोतों में एक शब्द है, जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। इसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। हाँ, ये सुनने में भारी भरकम लगता है, लेकिन इसकी बनावट हैरान करने वाली है। इस जीवन के आधार का 80% हिस्सा सिर्फ पानी है। क्या बात है! और अगर हम तत्वों के हिसाब से देखें तो करीब 76% ऑक्सीजन है और बाकी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये सोचना ही कितना अजीब है कि जीवन का भौतिक आधार कही जाने वाली चीज असल में ज्यादातर वही है जो हम ग्लास में पीते हैं। मतलब हम सब मूल रूप से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संगठित पानी और कुछ आम तत्वों का एक चलता फिरता रूप है। यही तो प्रकृति की खूबसूरती है, वो सबसे साधारण चीजों से सबसे असाधारण चीजें बनाती है। हाँ, हम उन्हीं मौलिक तत्वों से बने हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, बस हमारे अंदर उनका संगठन एक जीवित संवेदनशील तरीके से हुआ है। चलिए अब इस संगठन के 2 सबसे बड़े डिजाइनों पर आते हैं। स्रोतों के मुताबिक कोशिकाएं मूल रूप से 2 तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, इसे आप जीवन के 2 अलग-अलग ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। धरती पर मौजूद हर जीव या तो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। और इन दोनों के बीच का अंतर बहुत गहरा है। सबसे बड़ा अंतर तो शायद कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक या न्यूक्लियस का है। सही पकड़ा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई व्यवस्थित झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक नहीं होता। तो उसका डीएनए कहाँ होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए किसी खास कमरे में बंद नहीं होता, बस कोशिका के अंदर एक कोने में उसका गुच्छा पड़ा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक तरह से
एक वन रूम स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी है। हाँ हाँ बिल्कुल। सब कुछ एक ही जगह पर है, बेडरूम, किचन, ऑफिस सब एक ही कमरे में। काम चल रहा है पर कोई बंटवारा नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इसी तर्क से यूकैरियोटिक कोशिका एक बड़ी हवेली की तरह है, जिसमें हर काम के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं। अच्छा। डीएनए एक सुरक्षित लाइब्रेरी यानी केंद्रक में रखा है। ऊर्जा बनाने के लिए एक पावर प्लांट है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए एक फैक्ट्री है। इन छोटे छोटे अंगों को हम ऑर्गेनेल कहते हैं। और यही चीज यूकैरियोटिक कोशिका को इतना ज्यादा जटिल और कुशल बनाती है। और आकार में भी तो बहुत फर्क होता है। हाँ, काफी बड़ी और जटिल। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प और तकनीकी अंतर है जो हमारे स्रोतों में बताया गया है, और वो है राइबोसोम को लेकर। राइबोसोम, ये तो वो छोटी मशीनें हैं जो प्रोटीन बनाती हैं, है ना? बिल्कुल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के। ये S बस उनके आकार को मापने की एक इकाई है। ये सुनने में एक छोटा सा अंतर लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है, खासकर दवाइयों की दुनिया में। वो कैसे? कई एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन इसी अंतर का फायदा उठाती हैं। वो बैक्टीरिया की 70S राइबोसोम वाली प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री को पहचान कर जाम कर देती हैं। और हमारी अपनी कोशिकाओं पर असर नहीं होता? नहीं, क्योंकि हमारे राइबोसोम 80S प्रकार के हैं। उनकी बनावट अलग है, इसलिए उन पर इन दवाइयों का कोई असर नहीं होता। वाह, तो ये एक तरह से दुश्मन की सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम को पहचान कर उसे जाम करने जैसा है। हम बैक्टीरिया की अपनी ही मशीनरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जीवन की इन बुनियादी संरचनाओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं है, ये हमारी जान बचाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने लिनियस के साथ जीवों को नाम देने की जरूरत से शुरू किया, फिर विटेकर के 5 जगतों के जरिए जीवन के विशाल विस्तार को देखा, और आखिर में हम उस एक बुनियादी ईंट यानी कोशिका तक पहुंचे। और इसके 2 मुख्य डिजाइन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझा। हाँ, इसका मुख्य विचार ये है कि इस धरती पर जीवन में अविश्वसनीय विविधता है। एक छोटा सा बैक्टीरिया, एक विशाल पेड़, एक इंसान, बहुत विविधता। लेकिन ये सारी विविधता कुछ साझा सिद्धांतों और संरचनाओं की नींव पर बनी है। वर्गीकरण हमें इस विविधता की सराहना करने में मदद करता है, और कोशिका का अध्ययन हमें उस गहरी एकता को दिखाता है जो इस सारी विविधता के मूल में छिपी है। यानी नियम वही हैं, बस खेल अलग अलग स्तर पर खेला जा रहा है। ठीक इसी तरह वही बुनियादी नियम जो एक विशाल हाथी पर लागू होते हैं, वही उसकी आंत में मौजूद एक छोटे से बैक्टीरिया पर भी लागू होते हैं। दोनों कोशिकाओं से बने हैं, दोनों में डीएनए है, दोनों को ऊर्जा चाहिए, बस उनकी जटिलता का स्तर अलग अलग है। ये वाकई एक गहरा विचार है, विविधता में एकता। अच्छा, एक आखिरी बात जो मेरे दिमाग में आ रही है। हमने विर्चो के उस क्रांतिकारी विचार की बात की कि हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। हाँ, जो आज जीव विज्ञान का एक स्थापित तथ्य है। तो ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब इन स्रोतों में नहीं है, और शायद जीव विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। तो फिर इस दुनिया में सबसे पहली कोशिका कहाँ से आई? अगर हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है, तो श्रृंखला की सबसे पहली कड़ी कहाँ से पैदा हुई? ये सवाल, जिसे एबायोजेनेसिस कहते हैं, हमें विज्ञान की सीमाओं तक ले जाता है और ये याद दिलाता है कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं।